यूपी के माऊ में दर्दनाक हादसा, घर में अचानक आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। यूपी के बुलंदशहर में 20 परिवार के 100 से ज्यादा लोगों ने दोबारा अपनाया हिंदू धर्म। यूपी में 2019-2014 बैच के आईपीएस अफसरों को नए साल का तोहफा देगी योगी सरकार। यूपी ने कहा है चुनाव ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन, अधिसूचना जारी। लखनऊ पहुंचे रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना, राज्यपाल आनंदी पटेल से की मुलाकात। यूपी के 107 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 6 आईएएस अफसर बने प्रमुख सचिव। यूपी के मथुरा के डीएम का आदेश, 3 जनवरी तक सभी 12वीं के स्कूलों में छुट्टी। मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश, ईडी कस्टडी रिमांड खत्म। कैबिनेट के फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का दबाव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएसपी ने बुलाई नेताओं की बड़ी बैठक। यूपी में निवेश के लिए 7 शहरों में रोड शो करेगी योगी सरकार के मंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, बोले विदेशी मेहमानों का फूल बरसाकर होगा स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही अधिकारियों के दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा और वाराणसी में मोहक साज सज्जा और विदेश से आने वाले अतिथियों के पुष्प वर्ष के साथ स्वागत किया जाए। सीएम योगी कहते हैं कि G20 के मेजबानी को अविस्मरणीय बनाने लखनऊ में G20 का पार्क भी बनाया जाएगा। विदेश के बाद देश में रोड शो करेगी योगी की टीम, 7 बड़े शहरों में जाएंगे सीएम योगी समेत कई मंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी में फरवरी के महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को जुटाने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों ने विदेशों में रोड शो किया। दुनिया के 16 देशों में 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाने के बाद अब सीएम योगी का फोकस घरेलू निवेशकों की ओर है। इस वजह से विदेश दौरे के बाद अब घरेलू निवेशकों को 7 राज्य के मंत्रियों का समूह देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करने के साथ यूपी की ब्रांडिंग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बंबई में बड़े उद्योग समूहों से मिलेंगे, उन्हें यूपी निवेश का आमंत्रण देंगे, जबकि अन्य 6 शहरों के अलग अलग टीमें बनाएंगी। सीएम योगी के निर्देश पर घरेलू रोड शो के लिए नई टीम गठित की गई, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके अलावा सभी मंत्रियों के सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी दौरे पर साथ होगा। बंबई के अलावा दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद भी यूपी के इन्वेस्टर को लेकर रोड शो का आयोजन होगा। सीएम योगी बंबई में 5 जनवरी को रोड शो करेंगे। यहां टाटा समूह, आदित्य बिरला समूह, बॉम्बे डाइंड, महिंद्रा, गोदरेज, रिलायंस इंडस्ट्री, जीएसडब्ल्यू ग्रुप और एशियन पेंट समूह के अलावा बैंकिंग सेक्टर और फिल्म जगत की हस्तियों से मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे दौरे में अडानी ग्रुप, हिताची, हीरानंदानी ग्रुप, नेस्लो, कोको कोला, मारुति सुजुकी, अशोक लैंडल, गोयनेका ग्रुप, ओसवाल इंडस्ट्री आदि से बड़े औद्योगिक समूह कंपनी से बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बहन की बिगड़ी तबीयत, वाराणसी में शुरू हुआ मंत्र का जप। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीरा बहन की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस बीच वाराणसी में हीरा बहन की जल्द स्वास्थ्य होने को लेकर मंत्र का जप किया जा रहा है। वाराणसी में साधु संतों के द्वारा अलग अलग जगहों पर जप और मंत्र का पाठ किया जा रहा है। इस बीच कामना की जा रही कि जल्दी पीएम मोदी की मां की तबीयत ठीक हो जाए। इस बीच तमाम नेताओं के द्वारा भी कामना की जा रही है जल्द ही पीएम मोदी की मां हीरा बहन ठीक हो जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड पूरी। मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया बांदा जेल। माफिया मुख्तार अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड पूरी हो गई। इसी बीच बाहुबली न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने उनके न्यायिक अभिरक्षा को 10 जनवरी 2023 के लिए मंजूर किया।
इसके अलावा बाहुबली को पूरी सुरक्षा के साथ बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश भी दिया। मुख्तार अंसारी की सुनवाई एजीएम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिले कोर्ट में पेश करने के दौरान सफेद कपड़े पहने मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया। योगी सरकार में केशव प्रसाद का डिमोशन, ज्यादा बोलेंगे तो जा सकती है नौकरी भी, अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। झांसी में 2 दिन के दौरे पर आए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को अपने निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, वह उप मुख्यमंत्री मंत्री हैं, बल्कि नौकरी कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ताकत नहीं है। वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वह सिर्फ अपने मुखिया की भाषा बोलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पिछड़ों की मदद नहीं कर पाए, उन्हें उनका हक नहीं दिला पाए। अगर वह ज्यादा बोलेंगे तो अभी तो सिर्फ डिमोशन हुआ, भविष्य में उनकी नौकरी भी जा सकती है। G20 के सम्मेलन में दुनिया देखेगी ब्रांड, यूपी लखनऊ बनेगा G20 का पार्क। यूपी के 4 शहरों में G20 सम्मेलन से जुड़े कई आयोजन होंगे। ऐसे में यूपी की योगी सरकार न तो अपनी ताकत दिखाने को कोई मौका छोड़ना चाहती है और न ही मेहमानों के स्वागत का सत्कार। गुजरते साल में यूपी की वह 5 राजनीतिक घटनाएं कौन सी हैं जो हमेशा याद रहेंगी। साल 2022 को खत्म होने में कुछ ही दिन शेष हैं। गुजरते साल के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं का जिक्र करेंगे जो हमेशा आपके जहन में जिंदा रहेंगी। बताने की साल 2022 की शुरुआत राज्य के विधानसभा चुनाव से हुई थी और ये साल राजनीतिक तौर पर काफी अहम रहा। एक साल के भीतर प्रदेश में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जो काफी चर्चा में रही। आइए जानते हैं उनके बारे में। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ फिर से प्रदेश की सत्ता में वापसी की। दरअसल साल 1985 के बाद यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर प्रदेश में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया। फिर रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और भाजपा के घनश्याम लोधी ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद हेड स्पीच मामले में सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। करीब 45 साल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रामपुर लोकसभा और विधानसभा सीट पर आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव करहल सीट पर जीत दर्ज कराने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में जीत दर्ज की। आजमगढ़ सीट पर भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। इस सीट पर भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक दुखद घटना, समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज साके को करीब 2,88,000 वोटों से हराया। दुनिया की शक्तिशाली देश भारत की बढ़ती ताकत से घबराए, केशव प्रसाद मौर्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के शक्तिशाली देश भारत की बढ़ती हुई ताकत से घबराए हुए हैं। विपक्ष पर
हर प्रकार का भ्रम फैलाकर मोदी को 2024 में रोकना चाहती है। भाजपा के लिए पहले राष्ट्र फिर दल और अब सपा और कांग्रेस के लिए पहले परिवार। ये बातें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज महानगर के जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में अटल भाषण प्रतियोगिता के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। युवाओं का उत्सर्जन करते हुए कहा, युवा ही भारत का भविष्य है। इन्हीं युवाओं से कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, वैज्ञानिक बनेंगे। राष्ट्र निर्माण में इन्हीं युवाओं की हिस्सेदारी होगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी और देश की सबसे बड़ी शक्ति है और आज जो लोकसभा और विधानसभा में और पार्टी के बड़े पदों पर बैठकर नेतृत्व कर रहे वे कभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे।